नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जो 7 बजे का सेशन है, जिसमें हम लोग कल बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे बात कर रहे थे, तो उस पे हम लोग बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और हम लोग न्यूरोलॉजिकल टेस्ट जब भी करवाते हैं, तो उसमें हम लोग अलग अलग डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं। तो हमें ना ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए, बेसिक चीजें, कि ये होता क्या है। मतलब अगर हम लोग को ये सारी चीजें मालूम ही नहीं होगी, तो हम किस तरह से इलाज कराएंगे, मतलब क्या डायग्नोसिस क्या करेंगे। और क्या है, बहुत बार ऐसे मजाक का पात्र बनाया जाता है कि लोग जाते हैं, मतलब हम रेफर करते हैं, और एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि आयुर्वेद के डॉक्टर जो है ये गवार टाइप है, बीए एमए जैसे हैं, इनको क्या आता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। हम लोग आयुष दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या चीज का टेस्ट दे रहे हैं, रिपोर्ट लेके जब पेशेंट आ रहे हैं। क्योंकि व्यवहार की यही डिमांड है, मार्केट की यही डिमांड है कि एलोपैथी के पैरेलल हम लोग को आयुर्वेद का चिकित्सा करना पड़ता है। मुझे बस 1 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाने के लिए यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ।
फिर मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 मिनट का बस टाइम दीजिए। और ना, आप लोग कोई भी चीज अगर आप लोग को नहीं समझ आता है, नहीं आता है, तो आप लोग जरूर डिस्कस किया करिए। आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म आप सभी लोग के लिए है, सबके लिए खुला है। तो यहाँ पर सारी शंकाएं दूर होती हैं। और कोई भी शर्माएगा नहीं जिसको कुछ नहीं आ रहा है तो। 1 मिनट का बस मुझे टाइम दीजिए, मैं ताकि आप लोग को अच्छे से बता पाऊँ जो मैं बताना चाह रहा था। कल मैंने ऐसे बताया थेरोटिकल, लेकिन आज प्रैक्टिकल चीजें कुछ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट बस। चलिए मैं आप लोग को अब दिखाता हूँ यहाँ पर। आप लोग देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। अभी हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि सीटी स्कैन करके आ रहे हैं और एमआरआई स्कैन करके आ रहे हैं। तो आप लोग को कुछ डिफरेंस पता चल रहा होगा। सीटी स्कैन में किस तरह का इमेज आता है ना। इसमें भी सॉफ्ट ऑर्गन है, जैसे लंग्स आप लोग को दिखाई दे रहा है, दोनों में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एमआरआई में आप लोग को लीवर भी दिख रहा है अच्छे से, आपको ट्रकिया दिख रहा है, आपको लंग्स दिख रहा है, वहां पे आपको स्प्लीन दिख रहा है ना। तो एमआरआई जो है वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन सीटी स्कैन भी, उसका भी महत्व है। जब इमरजेंसी की कंडीशन होती है तो हम लोग सीटी स्कैन करके हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ इंजरी है, क्या क्या है। एमआरआई करने में बहुत टाइम लगता है, और एमआरआई मशीन में जब डाला जाता है पेशेंट को, तो 1 घंटा तक पेशेंट लेटे हुए होना चाहिए। तो उसको एनेस्थीसिया देके या सुला के तब करते हैं। तो वो इमरजेंसी के लिए नहीं है, वो जब पेशेंट स्टेबल हो जाए तब के लिए वो एमआरआई स्कैन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब आप आगे का देखिए, पेट स्कैन क्या होता है। अब आप लोगों को कुछ और डिफरेंस दिख रहा होगा। एमआरआई से ये कितना अच्छा है, जिसमें और भी अच्छे से हमें क्लियर क्लियर हर चीजें दिखती हैं। आप इस साइड देखिए, रिब्स दिख रहा है आपको। इस साइड देखिए, सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स कितना क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किडनी दिखाई दे रहा है, स्प्लीन दिख रहा है, पैंक्रियास दिख रहा है, लीवर दिख रहा है, लंग्स दिख रहा है ना। और कितना अच्छा वो आर्टरीज वेन्स भी दिख रहे हैं। तो ये सारे चीजें हैं ना, ये बहुत जरूरी है। एब्डोमिनल आर्टरी पूरा सब दिख रहा है। तो यही मैं कल बताना चाहता था कि सबसे एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो पेट स्कैन का है। और आप लोग फिर से देखिए, एमआरआई में भी हमें दिखता है, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है। वो किस तरह से दिख रहा है, सीटी स्कैन में भी दिखता है, ये अलग अलग। और एक्सरे में भी दिखता है, लेकिन एक्सरे में केवल बोन्स दिखते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स नहीं दिखते हैं। सीटी स्कैन उससे थोड़ा पावरफुल है, एमआरआई और अच्छा है। और पेट स्कैन तो और भी अच्छा है। उसमें पॉजिट्रॉन, पेट स्कैन में एमिशन टोमोग्राफी ये रहता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोग को नर्वस कंडक्शन ये दिखा रहा था, नर्वस कंडक्शन स्टडी। नर्व का कंडक्शन कैसे होता है, कभी कभी नर्व सुन्न हो जाती है, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी वगैरह में। तो ये देखिए, इंस्ट्रूमेंट डाला हुआ है और उसको अलग अलग ऐसे कॉर्ड्स लगाए हुए हैं। ठीक है, अभी देखिए ऐसे नर्वस कंडक्शन रहता है, मॉनिटर पे कितना इलेक्ट्रिसिटी डाल के और वो नर्व का कंडक्शन कितना हो रहा है, सारा फिजिक्स है यहाँ पे। करंट डालना है और उसका कंडक्शन कितना हो रहा है। जैसे हम वायर का कंडक्शन देखते हैं, टीवी में कितना इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, कितने एम्पियर का जा रहा है, मोबाइल में कितना जा रहा है। ऐसे ही कुछ मशीनों का प्रयोग करके हम लोग मोबाइल को भी चेक करते हैं, कहाँ पे गड़बड़ी है उसको ठीक है। वैसे ही नर्व्स का भी ये सब टेक्नोलॉजी आजकल आ गया है। और ये नर्वस कंडक्शन स्टडी में देखिए ग्राफ, जिससे हमें पता चलता है कि नर्व का कंडक्शन कैसा हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या नॉर्मल है, क्या अब नॉर्मल है। इसके बारे में और जानकारी लेना है तो आप लोगों को और पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग समय के हिसाब से थोड़ा परिवर्तन लाइए कि वात पित्त कफ तो पढ़ना ही है हमें, दोष धातु मल पढ़ना ही है, लेकिन हमें ये भी रिपोर्ट्स भी पढ़ते हुए आनी चाहिए। इसके बाद में मैंने ईईजी बताया था। इसके बाद में एक और आता है, पेट स्कैन तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। एक आता है कैरोटिड वर्टिब्रल डॉपलर अल्ट्रासाउंड। मतलब कैरोटिड अल्ट्रासाउंड सेफ रहता है, पेनलेस प्रोसीजर रहता है।
जिसमें हम लोग साउंड वेव को डालते हैं, उससे हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन, जो कैरोटिड आर्टरी रहती है जो गले में रहती है, उसका हमें पता चलता है कि वो स्ट्रक्चरली कैसे है कैरोटिड आर्टरी, जो ब्रेन को पूरा ब्लड सप्लाई कर रही है। जुगुलर वेन कैसा है वो भी हमें पता चलता है, और फंक्शन कैसा हो रहा है आर्टरीज का वो भी हमें पता चलता है। अगर कैरोटिड अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें आर्टरी में कोई ब्लॉकेजेस है क्या, और कितना वो ब्लड फ्लो आर्टरी से हो रहा है वो भी हमें पता चल जाता है। एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है, उसका भी मैं फोटो के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा। उसी तरह से प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है क्या, मतलब कहीं ब्लॉक होके प्लेक फॉर्मेशन, मतलब कुछ कचरा जमा होके वहां पे कैरोटिड आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है क्या। प्लेक पतला भी हो सकता है, पूरा ब्लॉक भी कर सकता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो ब्रेन को नहीं मिल पाता है। तो हमें ब्लॉकेजेस जो पता लगाना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बड़ी बड़ी एल्जाइमर्स, पार्किंसन, सेरेब्रल एट्रोफी, इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन, इन सब में हमें ये पता चलता है कि ब्रेन में सप्लाई नहीं हो रहा है, एन्यूरिज्म हो गया, ऑक्लूजन हो गया है, ब्लॉक हो गया है। तो उसके लिए वो कितना ब्लॉक हुआ है, कहाँ कहाँ ब्लॉक हुआ है, तो हम लोग बार बार एंजियोग्राफी एंजियोग्राफी तो नहीं कर सकते ना, जैसे हार्ट के आर्टरीज का करते हैं। ब्रेन में अगर वो डालेंगे तो वो केमिकल से साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ब्लॉकेज जो है वो ज्यादा है कम है, उससे स्ट्रोक आने के चांसेस ज्यादा है कि कम है, ये पता चलता है। इसी तरह से ये प्रिवेंशन के लिए स्क्रीन टेस्ट होता है, जिनको मेडिकल कंडीशन होता है, जिसको बार बार स्ट्रोक आने का डर रहता है, एक दो बार आ चुका है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटिक पेशेंट है, उनको ये हम लोग कैरोटिड वर्टिब्रल डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसके बाद में एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट सीएसएफ एनालिसिस टेस्ट, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एनालिसिस किया जाता है। उसके वजह से हमें ये पता चलता है कि ब्रेन में या स्पाइन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो घूम रहा है, जिसको हम लोग तर्पक कफ भी बोल सकते हैं, अगर वो ब्रेन में है तो तर्पक कफ है, तो तर्पक कफ का कार्य कितना हो रहा है, तर्पण हो रहा है कि नहीं, सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो क्योंकि क्या होता है, जो सीएसएफ जो रहता है वो पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको एक कुशन की तरह हेल्प करता है, उस वो न्यूट्रिएंट्स देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और स्पाइनल कॉर्ड को भी देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पूरा ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। स्पाइनल कॉर्ड को भी हम ब्रेन का हिस्सा ही मानेंगे, क्योंकि सिर से सोचते हैं और पैर उठा रहे हैं, अब वहां पे अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, ये सब हो रहे हैं, तो वो पूरा एक सिस्टम है। तो उसी आधार पे जो तर्पक कफ है वो अपने मस्तिष्क में भी है, और स्पाइनल कॉर्ड में भी पूरी तरह से जो सीएसएफ है वो तर्पक कफ है। तर्पण का मतलब क्या होता है कि वो नरिशमेंट करता है पूरे अपने नर्व्स को, उसको खाना देता है, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण काम है। नर्व कंडक्शन करना आसान बात नहीं होता है, अब वो नर्व कंडक्शन हो रहा है तो उसको खाना कौन देगा, तो वो तर्पक सीएसएफ करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो यह कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो कोरोइड प्लेक्सस ब्रेन में जो होता है वहां पे प्रोड्यूस होता है और रीअब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम में। तो ये फ्लूइड जो रहता है वो कंप्लीटली कुछ घंटों के बाद रिप्लेस हो जाता है, वहां का प्रभाव कंटिन्यू होना चाहिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। और वो क्या करता है कि वो न्यूट्रिएंट्स देता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह देता है। आयुर्वेद के हिसाब से रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र, सभी भाव जो हैं वह तर्पक कफ के थ्रू पूरे शरीर में संचरित होते हैं। जहां पे रस की आवश्यकता है वहां रस, रसव स्रोत से, जहां रक्त की जरूरत है वहां रक्त मिलेगा, और रक्तम जीवित स्थिति ऐसा मानते हैं। ब्रेन को भी ब्लड चाहिए, है ना, रक्त चाहिए, ब्रेन को मज्जा भी चाहिए, ब्रेन को शुक्र भी चाहिए क्योंकि नए सेल बनाना है, ब्रेन को अस्थि भी चाहिए क्योंकि धारण करना है, ब्रेन को मांस भी चाहिए क्योंकि लेपन करना है, ब्रेन को जीवन कार्य भी करना है इसलिए रक्त चाहिए, प्रीणन करना है तो रस धातु, हर धातु चाहिए। तो वो कैसे मिलता है, तो वो तर्पक कफ के वजह से मिलता है ना। तो ये प्रोटेक्शन भी करता है, ये ब्रेन के चारों ओर घूमता है, स्पाइनल कॉलम में घूमता है, प्रोटेक्शन देता है, और वेस्ट प्रोडक्ट है क्योंकि हर धातु की अग्नि है, रस की अग्नि, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र की अग्नि है, और भूत अग्नि भी है। तो जब पाचन होता है, सूक्ष्म पाचन होता है, तो सार के विभाजन सूक्ष्म लेवल पे भी होता है, स्थूल लेवल पे जितना होता है सूक्ष्म लेवल पे भी होता है। तो सार तो हम हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, उससे कार्य होता है। और किट भाग तो हर जगह से निकलता है, कचरा जो है भले वो माइन्यूट फॉर्म में रहे, सूक्ष्म रूप से रहे, तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो शरीर का कचरा भी जो है किट भाग को भी निकालते रहता है,
कहाँ निकालेगा, तो वो पखवाड़े में जहां जहां उसको रास्ता मिलेगा किट निकालने का, वहां पर वो छोड़ते जाता है वेस्ट को। अब ये जो सीएसएफ जो रहता है इसका टेस्ट करना पड़ता है, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो गया, जैसे कि कोई सेप्टिसीमिया में है और वो कोमा में है, तो हमें देखना है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन कुछ है क्या, जिससे इंसान बहुत बेहोश हो गया है, एनसेफेलोपैथी है क्या, तो उसके लिए सीएसएफ निकाला जाता है। तो ये कहाँ से निकालते हैं, सीएसएफ निकालने का आप लोगों ने टेक्निक देखा होगा, जब प्रेग्नेंट लेडी को हम लोग ये करते हैं सीजरियन सेक्शन करते हैं, लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन एलएससीएस जब करते हैं तो L3 और L4 में लंबर पंक्चर करते हैं और उसका नीडल भी अलग रहता है। या बड़ी बड़ी सर्जरीज भी करते हैं तो वहां पे जस्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, सर्जरी में ये चीजें पढ़ाई गई हैं आप लोगों को। तो लंबर पंक्चर करके वहां से थोड़ा सा स्पाइनल टैप से थोड़ा सा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाल दिया जाता है और उसका जो सैंपल रहता है वो लैब में भेजा जाता है और चेक किया जाता है। क्या किया जाता है चेक, तो उसमें सीएसएफ में कितना परसेंट में प्रोटीन है, कितना ग्लूकोज है, उसमें आरबीसी कितने हैं, डब्ल्यूबीसी कितने हैं, और केमिकल्स कितने हैं, उसमें बैक्टीरिया कितना है, वायरसेस कितने हैं, या फिर कोई इन्वेजिव ऑर्गेनिज्म है, फॉरेन सब्सटेंसेस है वो कितना है, फ्लूइड का प्रेशर कैसा है, ये सब हम लोग जब लैब एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है। एनालिसिस करने के लिए पहले तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, मतलब सीएसएफ नॉर्मल दिख रहा है कि खराब दिख रहा है, उसका कलर वगैरह देखते हैं। उसका अपीयरेंस कैसा है, वो पीला है कि नॉर्मल सीएसएफ जैसा है, वो ट्रांसपेरेंट पानी जैसा होता है असली में, उसका कोई कलर नहीं होता है, पानी जैसा होता है, लेकिन वो कुछ पित्त की वजह से पीला हो गया क्या, वात का प्रकोप वजह से काला हो गया क्या। जो मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो मृत्यु सूचक थे, मतलब अरिष्ट सूचक थे, उनको मृत्यु निश्चित था, तो उनका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड दिखाया, मैंने आईसीयू में कभी कभी देखा है, तो एकदम ब्लैकिश टाइप निकलता है, एकदम काला हो जाता है और वो कुछ दिन के बाद डेथ हो जाती है। तो वहां पे विकृति है, ये अरिष्ट सूचक लक्षण है। इसी तरह से केमिकल टेस्ट करते हैं तो उसका स्पाइनल फ्लूइड पे इफेक्ट है क्या, और जो ब्लड में है जो भी चीजें वो स्पाइनल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में है कि नहीं है, वो हमें चेक करना होता है। फिर सेल काउंट देखते हैं या कोई और सेल पाए जा रहे हैं सीएसएफ में, वो देखा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया कितना है इसमें, और वो ब्रेन को नुकसान करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान करेगा क्या, वो देखते हैं, जिससे इन्फेक्शियस डिजीजेस हो रहे हैं वो पता चलता है। क्योंकि सीएसएफ ही एक ऐसा पदार्थ है, तरल पदार्थ है, तर्पक कफ, जो डायरेक्ट ब्रेन से कांटेक्ट करता है। ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर जो रहता है उससे बहुत सारी चीजें डायरेक्ट नहीं जाती हैं ब्रेन में, एक बैरियर रहता है। जैसे कि आप लोग को अगर पाकिस्तान में जाना है तो आप पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं जा सकते, वहां पे बॉर्डर है और वो पूरा इलेक्ट्रिफाइड है, मतलब वहां पे करंट है। आप लोग अगर बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं तो या तो वीजा लेके आप लोग जो लीगल रूट है उससे ही जा सकते हैं। वैसे ही ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जहाँ पे हम लोग कुछ खाना खा रहे हैं, मिर्ची खा रहे हैं, मसाला खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, डायरेक्ट ब्रेन में डायरेक्ट उसी फॉर्म में नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में ब्लड ब्रेन बैरियर कर का एक बाउंड्री दिया हुआ है, उसको वो क्रॉस नहीं कर सकता है। और जो चीजें क्रॉस करके जाती हैं वो शरीर को नुकसान देती हैं, जैसे कि मल्ल सिंदूर जैसी दवाइयां हैं, वो अगर ज्यादा मात्रा में दे दिया जाए, गर्भिणी को दिया जाए, मैं खासकर गर्भिणी माता को बोल रहा हूँ, गर्भिणी माता को दिया जाए तो वह बच्चे में भी चला जाता है। वो पूरा प्लासेंटल रूट से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए रीअब्जॉर्व होता है वहां पे, मतलब अच्छे से अब्जॉर्व होके ब्रेन में चला जाता है, तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। जो छोटा बच्चा गर्भस्थ शिशु है वो अभी माता का अग्नि शरीर धातु एकदम परिपक्व है, लेकिन जो बच्चे का शरीर है वो मल्ल सिंदूर जैसे बहुत हाई पोटेंसी के ड्रग्स को सह नहीं सकता है, वो भी गर्भावस्था में। तो हम लोग मल्ल सिंदूर को हमेशा अवॉइड करते हैं कि जब गर्भिणी अवस्था है तो मल्ल सिंदूर नहीं देना है। उसी तरह से एलोपैथी की बहुत सारी दवाइयां जो है वो इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन बताइए कि प्रेग्नेंट लेडी को, लैक्टेटिंग मदर को क्या क्या चीजें नहीं देनी है। तो जब प्रेग्नेंट लेडी की बात आती है तो यही ब्लड ब्रेन बैरियर की बात आती है। अब यहाँ पे तर्पक कफ जो है वो डायरेक्ट ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल नर्व से नरिशमेंट करता है, तो इसलिए सीएसएफ जो है वो एकदम शुद्ध और पवित्र निर्मल होना चाहिए, तो इसलिए सीएसएफ की जांच कराई जाती है। और दूसरा क्या है कि ब्लड सैंपल लेना इजी है, लेकिन सीएसएफ का जो सैंपल है स्पाइनल फ्लूइड वह निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब कमर में पेशेंट को ऐसे आगे झुका के
और L3 L4 में मार करके और फिर वो निकालते हैं, तो बहुत पेनफुल रहता है कंडीशन, बहुत पेन होता है। और बाद में उसका पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया, अगर वात का प्रकोप हो गया तो बहुत ज्यादा कमर में दर्द होती है। आप लोगों ने देखा होगा जिनका सिजेरियन होता है, तो वो लेडीज लोगों को ऊपर के टाके उतने नहीं दुखते हैं जितना कमर का दुखता है, जहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया हुआ है। और वो भी बारिश में या ठंडियों में बहुत कमर दर्द होता है। क्यों? क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया के टाइम पे CSF निकाला गया था। धातु अगर निकालेंगे, धातु का क्षय होगा तो वात का प्रकोप होता है ना। उसी तरह से स्पाइन की एनाटॉमी जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, एनेस्थेलॉजिस्ट जो रहते हैं, एनेस्थेटिक्स, उन लोग एनेस्थेलॉजिस्ट ही बोलते हैं, उनके गाइडेंस में ही ये निकाला जाता है, ऐसे किसी को में नहीं बोलते हैं। तो इसमें स्पाइनल कंडीशन देखा जाता है, उसका कॉम्प्लिकेशन ना बढ़ जाए प्रोसीजर में, वो ध्यान रखा जाता है। अब लंबर पंक्चर जब किया जा रहा है CSF निकालने के लिए, हमें न्यूरोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रोसीजर करके CSF निकाल के देखना है। तो उससे पहले तो हमें पेशेंट को समझा देना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, या उनके रिलेटिव को समझाना चाहिए। अब उसमें रिस्क क्या रहता है? तो लंबर पंक्चर करते हैं तो उसमें रिस्क ये रहता है कि ब्लीडिंग होने लगता है, कभी कभी खून आने लगता है। जब वो लंबर एरिया में डाल रहे हैं तो रक्त वाहिनी जो है वो फुट गई वहां से, क्योंकि आर्टरीज वेन्स तो सब जगह है, तो वो खून आने लगता है, जिसकी वजह से ट्रॉमेटिक टैप, टैप मतलब नल, तो वहां पे जख्म हो जाता है और वहां से खून आने लगता है। CSF तो कम आएगा लेकिन खून ज्यादा आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है। दूसरा क्या है कि डिस्कम्फर्ट बहुत होता है, वो करते टाइम या फिर बाद में बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। कभी कभी क्या होता है, एनेस्थेसिया जो दिया जा रहा है तो उससे एलर्जी कंडीशन भी आ जाती है, एलर्जी होती है, या इन्फेक्शन होता है। पंक्चर का साइट जो है वो स्किन के थ्रू या हवा में अगर गंदगी है, वो जब पंक्चर कर रहे हैं, जो कमर में हम लोग CSF निकाल रहे हैं, नीडल डाल रहे हैं, और नीडल भी बहुत बड़ा होता है, तो वो नीडल के थ्रू भी अगर ग्लव्स वगैरह बहुत अच्छे से ऑटोक्लेव नहीं किए हैं, तो किसी ना किसी तरह से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे कंप्लेन करते हैं कि जब लंबर पंक्चर किया, उससे हमारा सर दर्द बढ़ गया, बहुत ज्यादा सर दर्द होने लगे। ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं, रिस्क होता है। अब ये क्यों है? वायु का प्रकोप, शूल है तो मतलब वायु की वजह से। जो लोग, जो पेशेंट ब्लड थिनर लेते हैं, जैसे वारफरिन ले लिया, इको ले लिया, क्लोमिडिजेल, ऐसे द्रव्य जो खून को पतला करते हैं, ऐसे जो लेते हैं, तो खून पतला है तो वो लोग का ब्लीडिंग होने का चांस बहुत ज्यादा है। क्योंकि वहां जब हमने CSF निकाला तो वहां पे थोड़ा रक्त वाहिनी भी फूट गई, और रक्त वाहिनी फूटी तो वो क्लॉट होना चाहिए, बंद होना चाहिए खून। लेकिन जो ब्लड थिनर ले रहे हैं उनका खून इतना पतला है कि वो क्लॉटिंग फैक्टर काम ही नहीं करेगा, वो फिर ब्लीडिंग होते रहता है। हाँ मनीषा मैम, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं? आप 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, हाँ मनीषा मैम, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं? शायद गलती से हो गया। तो ये जब CSF निकाल रहे हैं तो इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो दूसरा क्या है कि जो लोगों का लो प्लेटलेट काउंट है, उन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है क्लॉटिंग प्रॉब्लम होने में। क्लॉट नहीं होगा, खून बंद नहीं होगा, तो उनको, जिनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, लो प्लेटलेट काउंट है, उनको तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए, CSF का चेक नहीं करना चाहिए। इसलिए CSF निकाल के चेक करना है तो पहले सारा ब्लड टेस्ट करते हैं। लो प्लेटलेट काउंट है और डॉक्टर को पता नहीं है और उसने ये इजाजत दे दी कि आप निकालो, तो वो रिस्क फैक्टर होता है। वो क्लॉट नहीं होगा तो खून आते रहेगा, फिर डेथ भी हो सकता है। इसी तरह से अगर ब्रेन में मास है, ट्यूमर है, या फिर एब्सेस है, तो वो ब्रेन स्टेप में बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है। लंबर पंक्चर जब करते हैं तो ब्रेन का हर्निएशन भी हो सकता है। मतलब यहाँ से प्रेशर आपने कम किया, मतलब आपने लंबर में पंक्चर किया, वहां के प्रेशर से ब्रेन स्टेम में उसका इफेक्ट होता है। एक जगह से आपने प्रेशर दिया तो दूसरी जगह होता है, फिर आपने वो नीडल को निकाला तो वहां पे और विकृति भी हो सकती है। डालते टाइम और निकालते टाइम प्रेशर जो है तर्पक कफ का, वो इम्बैलेंस हुआ तो वायु का प्रकोप होता है, शरीर को पूरी तरह से तकलीफ दे, तो ब्रेन हर्निएशन हो सकता है, और उसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है या फिर डेथ भी हो सकती है। ब्रेन हर्निएशन का मतलब है कि स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन जो है वो शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा जहां पे है वो हिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कमर में लंबर पंक्चर किया, जो लंबर में वर्टिब्रास है, हड्डियां हैं, वहां पे उनके बीच में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में आपने स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी किया, और वहां से CSF निकालने का कोशिश किया, तो उसका प्रेशर ब्रेन पे पड़ता है और वो ब्रेन थोड़ा इधर उधर सरक जाता है। बहुत ज्यादा नहीं होता है, सबको नहीं होता है,
कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है। इसी तरह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है, ब्रेन का अंदर जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो बिगड़ जाता है। अभी जैसे कि एक एग्जांपल बताते हैं कि अभी बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं अंटार्कटिका में, आर्कटिका में, अंटार्कटिका में और या हिमालय पे, वो ग्लेशियर ना पिघल रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि पानी का प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से बहुत सारी सिटी डूबने का डर है जो कोस्टल एरिया में रहते हैं। तो मतलब एक जगह से प्रेशर इंबैलेंस होगा तो उसका इफेक्ट सब दूसरे जगह पे होता है। इसी तरह से अगर लंबर पंक्चर कर रहे हैं, वहां के प्रेशर को आपने थोड़ा इंबैलेंस किया, उसका इफेक्ट ब्रेन में इंट्राक्रैनियल प्रेशर को डिस्टर्ब करेगा। दूसरा जो है वो ब्लड सप्लाई भी कभी कभी ब्रेन, प्रेशर अगर इंबैलेंस हो रहा है सीएसएफ का, तो वो ब्रेन का ब्लड सप्लाई, वहां की आर्टरीज ब्रेन को प्रेशर करेगा, तो वो पूरा कट ऑफ कर देगा ब्रेन को, ब्रेन का ब्लड सप्लाई को। और इसके वजह से इरिपेरेबल डैमेज हो सकता है। और अगर ब्रेन में कुछ ऐसे गांठ वगैरह दिख रहे, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन मास जिसको बोलते हैं MASS, तो ये सीएसएफ निकालने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मास ही बढ़ के और ज्यादा ब्रेन को तकलीफ दे सकता है। अब ये सीएसएफ क्यों किया जाता है? तो सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ऑर्डर तब भी दिया जाता है जब सीएनएस में ट्रॉमा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रॉमा होता है। और अगर पेशेंट को कैंसर है, डॉक्टर जानना चाहता है कि कैंसर जो है वो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फैल गया है क्या, तो सीए मार्कर चेक करना है, ब्लड ब्लड का भी निकालना है, सीएसएफ में भी है कि नहीं है। तो इसीलिए सीएसएफ देखना चाहते हैं। उसी तरह से और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जिसको बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है और सारी दवाइयां दे दिया गया लेकिन पता नहीं चल रहा है कि क्यों। एलोपैथी के डॉक्टर के नजर से मैं बता रहा हूँ, सीवियर और अनरेमेटिंग हेडेक हो रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, या स्टिफ नेक है, या हेलुसिनेशन है, कंफ्यूजन है, डिमेंशिया है। हेलुसिनेशन मतलब कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो इस दुनिया में नहीं है, पेशेंट को सुनाई भी दे रही हैं या दिखाई भी दे रही हैं, वो ब्रेन का बीमारी है। तो केमिकल लोचा क्या है वो देखना है तो सीएसएफ देखना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, ब्लड यूरिया, ब्लड क्रेटिनिन बढ़ गया, तो उसकी वजह से भी ये चीजें होती हैं, हेलुसिनेशन, कंफ्यूजन और डिमेंशिया ऐसा होता है। लेकिन वो हमने सब चीज ठीक किया, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ठीक किया, यूरिया क्रिएटिनिन ठीक किया, डायलिसिस किया, तब भी हो रहा है, तो हम लोग ब्रेन का सीएसएफ निकाल के फिर चेक करते हैं। ब्रेन का सीएसएफ मतलब ब्रेन से नहीं निकालेंगे, लंबर एरिया से निकालेंगे। तो उसका क्या करना, या फिर मिर्गी का झटका आ रहा है, तो ब्रेन में कोई सिग्नल का प्रॉब्लम, सीएसएफ का प्रॉब्लम है क्या, उसका कंसिस्टेंसी खराब हुआ है क्या, उसके लिए सीएसएफ निकाला जाता है। या फिर फ्लू लाइक सिम्टम है जो बहुत दिनों तक रह रहा है और वो बढ़ रहा है, या जिसको मसल वीकनेस है, लिथार्जी है, फटीग है, सब कुछ अच्छा अच्छा टॉनिक देने के बाद भी वो ऐसा है। या किसी को बहुत ज्यादा सीवियर नौशिया हो रहा है, हिरुलास हो रहा है, उल्टी जी में चला रहा है, या किसी को फीवर है जो फीवर ठीक ही नहीं हो रहा है, फीवर ऑफ अननोन कॉजेज, जो हर तरह के एंटीबायोटिक फेल हो गए हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग जो है वो देने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, वहां पे ये सीएसएफ निकाल के चेक करते हैं कि वहां कोई पैथोजेन, बैक्टीरिया, वायरस तो नहीं चला गया, उससे हमें पता चलता है। इसके बाद में लाइट सेंसिटिविटी देखना है, या नमनेस देखना है। लाइट सेंसिटिव मतलब कुछ लोग को ना अंधेरे में रखा जाता है, काला पानी की सजा की तरह अंधेरे में रखा गया है और वो अचानक आएंगे तो उनको फोटोफोबिया होता है। लेकिन वहां तो ठीक है, आंखों को वो आदत नहीं है, रॉड्स और कोन को अंधेरे में देखने का या फिर उजाले में, वो बिगड़ गया है तो फिर अचानक अंधेरे से बाहर लाएंगे तो ठीक है। लेकिन ये बिना किस कारण से फोटोफोबिया हो रहा है, तो सीएसएफ निकाल के चेक करते हैं। नमनेस है, ट्रेमर्स है, डिजीनेस है, बोलने में तकलीफ हो रही है, चलने में तकलीफ हो रही है, पुअर कोऑर्डिनेशन है, मूड स्विंग बार बार हो रहा है, और इनट्रेसेबल क्लिनिकल डिप्रेशन है। मतलब क्लिनिकल डिप्रेशन ट्रेस नहीं हो रहा है कि क्यों डिप्रेशन है, बहुत सारा काउंसलिंग किया, बहुत हंसाया, उसके बाद भी डिप्रेशन है। तो सीएसएफ हर छोटी छोटी चीजों के लिए फॉरेन कंट्रीज में निकाला जाता है, अच्छा डायग्नोसिस बनाने के लिए। इंडिया में इतने डॉक्टर्स लोग इतना बार बार सीएसएफ नहीं निकालते हैं, जब बहुत जरूरी होता है, सब डॉक्टर फेल हो जाते हैं, तब ही सीएसएफ निकाल के चेक किया जाता है। दूसरा क्या है, सीएसएफ जो निकाला जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उससे क्या क्या डिजीजेस पता चलती हैं। तो सीएसएफ एनालिसिस जो है वो एक्यूरेटली पता चल जाता है कि सीएनएस के डिजीजेस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिजीजेस क्या है, वो एकदम परफेक्टली डायग्नोस करता है। नहीं तो हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बहुत सारी बीमारियां ही नहीं पता चलेंगी। और सीएसएफ एनालिसिस से हमें इन्फेक्शियस डिजीजेस,
जो ब्रेन तक जा रहे हैं, जैसे वायरल अपलोड कितना है, बैक्टीरिया कितना है, फंगाई कितने हैं, पैरासाइट्स कितने हैं। पैरासाइट्स भी बहुत ब्रेन में जाके डैमेज करें, कृमि जिसको बोलेंगे। तो सीएनएस से हमें देखना है तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और पैरासाइट्स को देखना है तो सीएसएफ का एनालिसिस करना पड़ता है। बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस पता चलते हैं। कॉमन सीएनएस इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस, मतलब पूरा मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन है, तो वो कैसे पता चलेगा? ब्रेन का हमने सीटी स्कैन किया, एमआरआई किया, हमने पेट स्कैन किया, उससे तो हमें एनाटॉमिकली पता चलेगा कि ये है। लेकिन सीएसएफ से मेनिंजाइटिस क्यों हुआ है, कौन सा पैथोजन, कौन सा बैक्टीरिया, वायरस या कौन सा फॉरेन बॉडी का पैरासाइट वगैरह गया है, वो हमें पता चलता है। एनसेफेलाइटिस, पूरा ब्रेन का जो इंफ्लेमेशन है वो हमें सीएसएफ एनालिसिस से पता चलता है। किसी को टीबी है तो वो ब्रेन तक टीबी चला गया है क्या, वो पता लगाना है तो इन्फेक्शियस डिजीज के पता लगाने के लिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड देखना पड़ता है। फंगल इन्फेक्शन ब्रेन तक गया है क्या, या फिर वेस्ट नाइल वायरस करके एक बीमारी वायरस होता है, वेस्ट नाइल, WESTNILE, नाइल, नाइल नदी है, वहां पे बहुत सारे वायरस पाए जाते हैं उसके आसपास, तो वहां का वायरस जा रहा है, तो वेस्ट नाइल वायरस करके बीमारी है, वो हो रहा है कि नहीं, हुआ है कि नहीं। फिर ईस्टर्न इक्वाइन एनसेफेलाइटिस वायरस करके एक वायरस होता है, उससे ब्रेन को इन्फेक्शन हुआ है क्या, वो अगर जानना है तो पता चलता है। या फिर इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग, मतलब ब्रेन के अंदर ही अंदर ब्लीडिंग है, तो सीएसएफ एनालिसिस से हमें डिटेक्ट करते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी इतना हाई पावरफुल आ गया है कि सीएसएफ से ही हमें पता चल जाता है कि इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हुआ है कि नहीं। इसी तरह से एग्जैक्ट कॉज ऑफ ब्लीडिंग, मतलब ब्रेन में ब्लड प्रेशर बढ़ा है वो फिजिकली पता चला, केमिकली क्या इफेक्ट हुआ सीएसएफ में कि ब्रेन का ब्रेन मतलब वहां की जो आर्टरीज है वो फट गई, या तो उसका एसिड लेवल खराब हो गया। ब्लड से तो पता चलेगा, सीएसएफ से और अच्छा से पता चलता है। तो फिर ब्लीडिंग का कॉज पता चल गया तो और स्कैन और टेस्ट कराए जाते हैं। कॉमन कॉज में हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक या एनुरिज्म, एनुरिज्म मतलब खून की नलियां वो पतली हो गई हैं, सिकुड़ रही हैं, एनुरिज्म या बलून जैसा हो रही है, वो पता चलता है। इसी तरह से इम्यून रेस्पॉन्स डिसऑर्डर अगर पता लगाना है, मतलब इम्यूनिटी अगर अफेक्ट हो रही है, तो सीएसएफ एनालिसिस से पता चलता है। तो जैसे सीएनएस में इन्फ्लेमेशन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फ्लेमेशन है, माइलिन शीथ जो है वो ब्रेन में अगर डैमेज हो रहा है, नर्व्स डैमेज हो रहे हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, हैम्पर हो रहा है, या फिर और बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कि गुलियन बेयर सिंड्रोम, सार्कोइडोसिस, फिर न्यूरोसिफिलिस, जो उपदंश की बीमारी है वो ब्रेन तक पहुंच गई है क्या, वो जानना है तो हमें सीएसएफ चेक करना पड़ता है। या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, वो कितना हो गया है तो हम एनाटॉमिकली तो पेट स्कैन और एमआरआई से पता चलेगा, लेकिन हमें सीएसएफ से और अच्छे से पता चलता है कि ये कितना सीएस, हर चीज का, जैसे कि अगर हमें गंगा नदी दूषित थी बहुत ज्यादा, तो वहां की जो आसपास भूमि था वहां पर भी फसल अच्छे से नहीं आता था, तो उस अब फसल अच्छा नहीं आ रहा है, फसल बेकार आ रहा है, प्रदूषित आ रहा है, या वैसे फसल वैसे पेड़ पौधे खा के लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो हम गंगा नदी का पानी चेक करते थे। कि अभी तो मोदी जी ने अच्छा कर दिया है, लेकिन गंगा नदी में कितने पॉल्यूटेंट्स हैं, कितना लेड है, कितना केमिकल छोड़ा जा रहा है, वो पानी पीने लायक है कि नहीं है, क्योंकि वही पानी जाके नहरों द्वारा सब जगह जा रहा है। वैसे ही सीएसएफ का जांच करने से हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पता चलता है कि ये सीएसएफ प्रदूषित पानी है क्या जो ब्रेन में घूम रहा है। अगर वो सी तो फिर हम उसको शुद्ध करने का कुछ ट्रीटमेंट करते हैं सीएसएफ को, है ना। तो ये बहुत जरूरी है सीएसएफ का जांच करना। इसी तरह से अगर ब्रेन में ट्यूमर है, तो प्राइमरी ट्यूमर दिख रहा है तो सीएसएफ के एनालिसिस से ही हमें ट्यूमर का जो सीए मार्कर है वो अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सीए मार्कर और भी बहुत सारी चीजें सीएसएफ में पाई जाती है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे अब प्राइमरी ट्यूमर ब्रेन के अंदर है, क्योंकि बहुत सारे ट्यूमर्स हम पेट स्कैन और एमआरआई से नहीं पता लगा सकते हैं, वो इतने बारीक और छोटे होते हैं, सीएसएफ के एनालिसिस से ही पता चलता है। इसी तरह से मेटास्टेटिक कैंसर है जो सीएनएस में बढ़ रहा है। मेटास्टेटिक कैंसर जो रहता है वो पूरे बॉडी में 4 स्टेज में सब जगह फैल जाता है, मल्टीपल ऑर्गन फैल के और गांठ गांठ कर देता है, और वो इतना फास्ट होता है प्रोलिफरेशन, मेटास्टेसिस इतना फास्ट होता है कि कंट्रोल में नहीं आता। तो सीएसएफ ही तो लेके जा रहा है ना, ब्लड से जा रहा है या फिर वो सीएसएफ के थ्रू जा रहा है, तो हमें उसी से पता चलता है। इसी तरह से सीएसएफ एनालिसिस जब करते हैं तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस पता चलता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो रहता है
वह ज्यादातर पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वह अगर बिगड़ जाए, और क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है हमारा, रोग प्रतिकार शक्ति का जो सिस्टम है, वो अगर डिस्ट्रॉय होता है, और जो प्रोटेक्टिव कवर करता है नर्व्स को अपने, उसको, वो नर्व्स को जो कवर करता है वो क्या होता है, माइलिन शीथ होता है। माइलिन जैसे वायर, जो हमारा इलेक्ट्रिकल वायर होता है, उसको कवर करने के लिए एक इंसुलेशन होता है। तो माइलिन शीथ अगर डैमेज हो रहा है, जो इम्यूनिटी दे रहा है नर्व्स को, तो मल्टीपल और वो माइलिन शीथ को नरिशमेंट कौन करता है, तो सीएसएफ करता है। सीएसएफ अगर दूषित है, गंदा पानी है, तो वो माइलिन शीथ को डैमेज करेगा और डीमाइलिनेशन होकर स्क्लेरोसिस हो जाएगा, जख्म जख्म हो जाएगा, है ना। उसी तरह से बहुत सारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमें पता चलता है कि इम्यूनिटी हैम्पर हो रही है, और नमनेस हो रहा है, पेन हो रहा है, हाथ में, पैर में, देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, चलने में प्रॉब्लम हो रहा है। माइलिन शीथ अगर डैमेज हो रहा है, इम्यून सिस्टम डैमेज हो रहा है, तो हो रहा है। तो सीएसएफ के जांच से ही पता चलता है। सीएसएफ के वजह से हमें ये पता चलता है कि इम्यून सिस्टम जो है, जैसे कि हाई लेवल का आईजीजी है, एक तरह का एंटीबॉडी है आईजीजी, तो उसका प्रेजेंस कितना है प्रोटीन में, जो माइलिन को ब्रेक डाउन कर रहा है ना। अगर कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो विकृत टाइप के प्रोटीन होते हैं, वो अगर सीएसएफ में पाए जा रहे हैं, तो वो माइलिन शीथ को, माइलिन पूरा जो है उसको ब्रेक डाउन करेगा। 85 से 90% जो पीपल लोग रहते हैं, उसमें एमएस में ये पता चलता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एबनॉर्मलिटी कितनी है, तो सीएसएफ की वजह से ही पता चलता है कि इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन पाए जा रहे हैं जो माइलिन शीथ को नष्ट करें, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऐसे जख्म जख्म लीजन्स हो रहे हैं पूरे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में हो रहे हैं। तो एमएस जो है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो कितना बढ़ रहा है या लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है, कुछ हफ्तों में हो रहा है, कुछ महीनों में हो रहा है, तो हमें एक अंदाजा आता है कि सीएसएफ में इतना प्रोटीन है, तो इतने दिन के बाद ये प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन करेगा मालिन को, और इतने दिन में और कंडीशन वर्स हो जाएगी, तो हम उसी टाइम ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो ये बायोमार्कर्स जो रहता है, बायोमार्कर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सीएसएफ का हमें चेक करना भी पड़ता है। इसी तरह से सीएसएफ में क्या क्या चीजें पता चलती हैं, तो जब हम लोग सीएसएफ लेते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लंबर पंक्चर करके और निकाल के देखते हैं, तो उसमें डब्ल्यूबीसी देखते हैं, व्हाइट ब्लड सेल काउंट कितना है, रेड ब्लड सेल काउंट कितना है, क्लोराइड कितना है उसमें, ग्लूकोज या ब्लड शुगर कितना है, ग्लूटेमाइन कितना है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, वो एक ब्लड एंजाइम रहता है, वो कितना है, फिर बैक्टीरिया कितना है सीएसएफ में, एंटीजीन्स कितना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर हार्मफुल सब्सटेंसेस जो आई हैं सीएसएफ में, वो कितना ज्यादा है, टोटल प्रोटीन कितना है, फिर ऑलिगोक्लोनल बैंड्स, एक तरह का स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, वो सीएसएफ में कितना बढ़ा हुआ है, कैंसर सेल सीएसएफ में कितने बढ़े हुए हैं, वायरल डीएनए कैसा है, वायरस का जो डीएनए है वो कितना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अफेक्ट कर रहा है, या एंटीबॉडीज जो रहते हैं वायरसेस के अगेंस्ट, वो कितना है। ये सारी चीजें हम सीएसएफ को जांच करके ही पता लगा सकते हैं। अब ये जो सीएसएफ का जांच होता है, उससे हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं, तो अगर नॉर्मल रिजल्ट आ रहा है, सीएसएफ में कुछ भी नहीं है, और वो सीएसएफ के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो नॉर्मल हैं, तो मतलब सीएसएफ की वजह से कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगर एब नॉर्मल रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी बढ़ा है, आरबीसी कम हुआ है, क्लोराइड विकृत है, ब्लड शुगर कम ज्यादा है, उससे हमें क्या पता चलता है कि ब्रेन में क्या ट्यूमर है, क्योंकि हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ट्यूमर बढ़ रहा है, एबनॉर्मल रिजल्ट से पता चलता है। कोई प्रोटीन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ट्यूमर। इसी तरह से मेटास्टैटिक कैंसर बढ़ रहा है क्या, हिमरेजिंग होने की चांसेस बढ़ रहे हैं क्या, क्लॉटिंग फैक्टर कितना है वो पता चलता है, एनसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन का इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है क्या, अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसका मतलब बैक्टीरिया भी बढ़ रहे हैं। डब्ल्यूबीसी तो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, वो एक तरह से हमारे सोल्जर्स हैं, बैक्टीरिया वायरल अपलोड ज्यादा है, तो डब्ल्यूबीसी टीएलसी जो होता है, टोटल लिकोसाइट काउंट, वो बढ़ेगा, न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएंगे, है ना। तो न्यूट्रोफिलिया ऐसे होता है, या इओसिनोफिलिया वो अगर हो गया बढ़ा है, तो मतलब ब्रेन में इंफ्लेमेशन बढ़ रहा है, तो वो सीएसएफ से ही पता चलता है। तो इन्फेक्शन, इंफ्लेमेशन पता चलता है। एक तरह से रेस सिंड्रोम रहता है, जो बहुत ही मृत्यु करने वाला, बच्चों को होने वाला एक बीमारी है रेस सिंड्रोम,
तो वो वायरल इन्फेक्शन या एस्पिरिन इंजेक्शन से होता है, तो वो भी रूल आउट करना है तो सीएसएफ के जांच से ही पता चलता है। इसी तरह से मेनिंजाइटिस है, तो मेनिंजाइटिस है, ब्रेन के मेनिंजेस में इन्फेक्शन है, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को निकाल के जब हम लैब एनालिसिस करते हैं तभी पता, तो उसमें ये पता चलता है कि फंगल इन्फेक्शन है क्या, फंगाई ने अटैक किया है क्या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, ट्यूबरकुलाइन जो बेसिलाई है उसने अटैक किया है क्या, वायरल अपलोड कितना है या बैक्टीरिया कितना है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसने कितना, तो सीएसएफ से ही हमें पता चलता है कि मेनिंजाइटिस कितना सीवियर बढ़ा हुआ है ब्रेन में। हम ब्रेन का इन्फ्लेमेशन देख सकते हैं पेट स्कैन से, लेकिन वो कितना है वो हमें सीएसएफ के जांच से ही पता चलता है। इसी तरह से एक वायरस होता है जो वेस्ट नील या ईस्टर्न एक्वाइन नाम का जो है, जो अफ्रीकन कंट्रीज में होता है, तो वो वायरल अपलोड भी कितना है स्पेसिफिक, वो हमें सीएसएफ के निकाल के देखते हैं तभी पता चलता है। इस वजह से गुलियन बेयर सिंड्रोम जो रहता है वो एक ऑटोइम्यून कंडीशन रहती है जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है, और वो वायरल एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ गया सीएसएफ में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अगर वायरस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो वो पैरालिसिस करता है गुलियन बेयर सिंड्रोम में, तो वो हमें पता लगाना है तो सीएसएफ का जांच करना जरूरी है। इसी तरह से एक सार्कोइडोसिस नाम का बीमारी होता है जिसमें बहुत सारे ग्रेनुलोमैटस कंडीशन होती है, अननोन कॉज से एलोपैथी साइंस अभी तक पता नहीं लगा पा रहे हैं कि सार्कोइडोसिस क्यों होता है, ग्रेनुलोमैटस कंडीशन क्यों हो रही है, और उसका इफेक्ट बहुत सारे ऑर्गन में होता है, लंग्स में, ज्वाइंट्स में और स्किन में होता है। उनको ये चीजें नहीं पता चली है क्योंकि एलोपैथी साइंस में अग्नि का कॉन्सेप्ट नहीं है, एलोपैथी साइंस में विरुद्ध धन्य का कॉन्सेप्ट नहीं है, एलोपैथी साइंस में वेगावरोध का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका आंसर आयुर्वेद में मिलता है। लेकिन हमें एनाटॉमिकली और पैथोलॉजिकली टेस्ट कराना है तो हमें ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए कि सीएसएफ में क्या चीजें बढ़ी है, ऑटो इम्यून डिजीज क्यों हो रहा है, ऑर्गन्स पे क्यों इफेक्ट हो रहा है, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या एबनॉर्मल आ रहा है वो हमें पता चलता है। इसी तरह से न्यूरोसिफिलिस होता है, एक उपदंश की बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, जो इंटरकोर्स किसी के साथ भी किया जा रहा है, प्रोस्टिट्यूट्स के साथ या मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, तो उसका सिफिलिस जो आ रहा है वो न्यूरो ब्रेन तक जा रहा है, तो उसका जांच कराना है तो सीएसएफ निकाल के ही चेक होता है ना, तो वो ब्रेन में सिफिलिस कहाँ तक गया है, कितना उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कितना फैल गए हैं सीएसएफ में, वो हमें पता चलता है। इसी तरह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ब्रेन में कितना अफेक्ट हुआ है, प्रोटीन जो है माइलिन शीथ को कितना ब्रेक डाउन कर रहा है, जो भी विकृत प्रोटीन है वो भी सीएसएफ से हमें पता चलता है, और वो बीमारी कहाँ तक जाएगा, कितना और बढ़ेगा, कितना घटेगा, कौन सी मेडिसिन दे कौन सी नहीं दे, ये सब सीएसएफ एनालिसिस से ही पता चलता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होता है जब हम सीएसएफ को निकाल के देखते हैं। इसी तरह से एक होता है काइसर फ्लेशर रिंग टेस्ट। कभी कभी क्या होता है, जो कॉपर होता है, जो ताम्र होता है, ताम्र वो किसी भी रूप में आ रहा है और वह आंखों में एक ऐसे ताम्र का कुछ ये हो जाता, डिपोजिशन हो जाता है, तो पेशेंट, अब जिनको विल्सन डिजीज है, जिनको कॉपर टॉक्सिसिटी है और उनके शरीर में कॉपर जाके नुकसान कर रहा है, या लीवर का पैथोलॉजी है, तो उनका जो कॉपर है जो टॉक्सिन रूप में है, जहर रूप में, वो खाने में या खाद्य पदार्थ के रूप में या किसी और तरह से उस शरीर में जाके नुकसान कर रहा है, जिसमें पेशेंट जो है ना बेचैन रहता है, पागलों की तरह हरकतें कर रहा है, ना उठ पाता है, ना सो पा रहा है, ना कुछ कर रहा है, ऐसे बहुत डेंजरस कंडीशन होती है विल्सन डिजीज, उस पर मैं और बताऊंगा कभी। तो वो कॉपर आंखों में जाके सेटल हो रहा है, तो उसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें जो रहती हैं वो कुछ अजीब तरह का दिखाई देती हैं हमें, तो उसमें हमें जिंक और कॉपर चेलेटिंग एजेंट्स डालना पड़ता है, मतलब कॉपर को वो डिटॉक्सिफाई करे, कॉपर को गला दे या जिंक को गला दे, ऐसे टेस्ट, ऐसे चीजें एजेंट्स देना पड़ता है, ऐसे मेडिसिन देना पड़ता है, तो उसके टेस्ट भी रहते हैं, उसको बोलते हैं कैसर फ्लैशर रिंग टेस्ट। तो ये जिस साइंटिस्ट ने ये इन्वेंट किया है उसके नाम पे वो दे दिया है। इसी तरह से हमें अगर एक होता है विजुअल इवोक पोटेंशियल टेस्ट, वीईपी, तो इसके वजह से ये टेस्ट से हमें कोई, इसमें हम सुई नहीं लगाते हैं, चीरा नहीं लगाते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट का आंख देखते हैं, ब्रेन देखते हैं, ब्रेन और आंख कैसे काम कर रहे हैं, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, हेड है, ब्रेन ट्रॉमा, ग्लियोमा, ग्लियोमा ऑन द ऑप्टिक नर्व, इसका जांच कराना है तो एक ये टेस्ट होता है
जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल डाला जाता है। विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन में जो विजुअल एरिया है वहां पे डाला जाता है, और विजुअल स्टिमुलेशन से हमें वो ग्राफ में आता है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि मैं इसका फोटो दिखाऊंगा, जैसे एमआरआई का दिखाया मैंने। तो ये वीईपी क्या होता है वो मैं दिखाऊंगा, तो आप लोग को और अच्छे से समझेगा, कल दिखाऊंगा। तो उससे आईज का हमें पता चलता है, ऑप्टिक नर्व में कितना है उसका कंडक्शन हो रहा है, जो भी वो चीजें डाली जा रही है, विजुअल स्टिमुलेशन कितना हो पा रहा है, ऑप्टिक चिज्म में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऑप्टिक ट्रैक कैसा है। ऑप्टिक ट्रैक जो ऑप्टिक चिज्म और ब्रेन के बीच में एक ट्रैक्ट होता है, ऑप्टिक रेडिएशन में क्या इफेक्ट है क्या नहीं है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या इफेक्ट है क्या नहीं है। तो इससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। विजुअल इवोक पोटेंशियल टेस्ट जो होता है उससे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से जो ऑप्टिक न्यूराइटिस हो रहा है, आंखों में न्यूराइटिस, ऑप्टिक नर्व में इंफ्लेमेशन हो रहा है, वो हमें पता चलता है। वो कैसे करते हैं वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊंगा, तो आप लोग को और अच्छे से समझेगा। अगर ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर है, ग्लियोमा है, जो ऑप्टिक नर्व को ट्रेस कर रहे हैं, वो भी हमें पता चलता है। और ऑप्टिक पाथवे में कुछ तो कॉम्प्रेशन हो रहा है या हाइड्रोसेफेलस हो रहा है, पिट्यूटरी एडिनोमा हो रहा है, वो भी हमें विजुअल इवोक पोटेंशियल टेस्ट से पता चलता है। मतलब वो जैसे एमआरआई करके फोटो निकालते हैं ना, वैसे ही एक ये होता है, फिल्म पे आता है, मतलब एक उसका वो रहता है, उससे हमें पता चलता है। इसी तरह से टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी अगर किसी मेडिसिन से हो रहा है, या कोई और टॉक्सिन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह ब्रेन में चला गया, इनहेल कर दिया, तो उससे न्यूरोपैथी कितनी हो रही है वो भी हमें विजुअली पता चलता है। जैसे एक्सरे एमआरआई में हमें पता चल रहा है यहाँ यहाँ है वो, वैसे विजुअल इवोक पोटेंशियल टेस्ट से पता चलता है। इसी तरह से ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो रही है, एंटीरियर इस्चेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो रही है, वो भी हमें पता चलता है। विजुअल पाथवे में अगर इन्फेक्शन है या मेनिंजल ट्यूबरकुलोसिस है, वह भी हमें वो जो टेस्ट होता है विजुअल इवोक पोटेंशियल टेस्ट, उससे पता चलता है। इसी तरह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी, केजर टाइम डोमिनेंट डोमिनेंट ऑप्टिक न्यूराइटिस, या फ्रेडरिस एटेक्सिया, ये सारी चीजें हैं वो हम लोग विजुअल इवोक पोटेंशियल टेस्ट से करते हैं। वो टेस्ट कैसे होता है वो मैं आप लोग को कल बताऊंगा। और इसको 1 घंटा लगता है वो पूरा टेस्ट को करने में। जैसे हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो हमें हर ऑर्गन दिखाई देता है, वहां पे अल्ट्रासोनोग्राफी के जो रेज है वो डालते हैं, और वो एक फिल्म पे फोटो आ जाता है, उसका फोटो निकालते हैं या स्क्रीन में आता है मॉनिटर पे, एमआरआई निकालते हैं तो उसका भी हमें स्कैन दिखता है। वैसे ही विजुअल इवोक टेस्ट जो रहता है उसमें ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड जितना भी चीजें हमें देखना है वो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वो कैसे होता है वो मैं आप लोग को कल बताऊंगा। आप लोग को कैसा लगा आज का और कल का लेक्चर जो मैंने बताया? डॉक्टर महेंद्र सर, अभय सर, कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलना चाहेंगे? मनीषा मैम कुछ बोलना चाहेंगी आप? बहुत बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। जी। बहुत बढ़िया। और कंटिन्यूअसली इतनी विस्तृत जानकारी मिल रही सर। थैंक यू। क्या है ना, आज के डॉक्टर लोग जो है ना, बीएमएस के डॉक्टर, उनको ये सारी पेट स्कैन जो होता है वो मालूम ही नहीं है। पेट स्कैन क्या होता है, एमआरआई क्या होता है, हाँ कैसे जी, पढ़ते हैं हाँ एमआरआई, जी, हाँ जी। ईईजी कैसे पढ़ते हैं, ये मालूम ही नहीं है। जी। वो लोग क्या देखते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट ने क्या लिख के दिया है वो पढ़ते हैं, लेकिन खुद डायग्नोस करना नहीं आता है वो देख के। ये गलत बात है, हमें सब कुछ आना चाहिए। हाँ वीना मैम क्या बोलना चाहती हैं आप? आज का लेक्चर बहुत अच्छा हो गया सर, बहुत अच्छा। जी। पूरे जिंदगी भर ये लेक्चर हमें याद रहेगा सर। हाँ, कल मैं इसको बहुत और अच्छा। अच्छे से बताऊंगा कि जब एमआरआई करते हैं तो किस तरह से इमेजेस लेते हैं, वो मशीन में डालने के बाद कैसे निकलता है वो, और मैं थोड़ा ऐसे मतलब वीडियो टाइप में बताऊंगा, तो आप लोग को और अच्छा मजा आएगा। मुझे और कुछ पूछना था सर। हाँ पूछिए। कि हमारे जो रस औषधि है तो शोधन मारण अच्छा नहीं हुआ, तो कौन सी टेस्ट में से पता चलता है? क्या औषधियाँ कैसे काम कर रही हैं? हमारे नहीं नहीं उसका जो बैड इफेक्ट हो रहा है ऑर्गन पर, तो कौन से टेस्ट से मालूम होगा? अच्छा, तो उसके लिए लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं ना, सीरम यूरिया, सीरम बिलिरुबिन, हाँ नहीं सॉरी, ब्लड टेस्ट हाँ कराते हैं। तो उसमें किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, फिर ब्लड हाँ यूरिया, ब्लड क्रिएटिनिन कम ज्यादा हो रहा है क्या। अगर जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। अगर हाँ ना बहुत ज्यादा हमने पारा और गंधक वाले दवाइयाँ दिया, पारा हाँ। अगर डायरेक्ट आ रहा है किडनीज में अफेक्ट कर रहा है, तो यूरिया हाँ, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। अच्छा।
और वो ब्लड में कॉपर टॉक्सिसिटी दिखेगा, आयरन टॉक्सिसिटी, लेड टॉक्सिसिटी, जो भस्म यूज कर रहे हैं वो सारे ब्लड में आ जाता है, दिख जाता है वो। लिवर फंक्शन में ही। लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट बहुत सारे हैं आजकल, उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि अच्छा। कौन कौन से टेस्ट से हमें टॉक्सिसिटी पता चलती है, ड्रग टॉक्सिसिटी टेस्ट रहते हैं, और लीवर पे कितना इफेक्ट हुआ, कैसे हुआ, वो सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये हमें पीएचडी के उसमें था, सारा टॉपिक था हम पे। जी। थैंक यू। जी। थक गए आप पूरा। पेस्टिसाइड है। हाँ, पेस्टिसाइड, सर इंसेक्टिसाइड। कंटिन्यू कंटिन्यू आपने लेक्चर लिया कंटिन्यू। सर। हाँ और हाँ, टोटली हमारे कंटिन्यू। आज दर्पण पे पीएचडी लेवल का ही एजुकेशन दिया जा रहा है सर। जी। थैंक यू आप सर। क्या है ना, ये सारी बातें नईम नहीं सर को आप आते ही नहीं होते, क्योंकि डॉक्टर लोगों को खुद ही नहीं मालूम है। वो क्या बताएंगे कि ये पेट्स, अभी आप लोग में से कितने लोगों को मालूम था कि पेट नहीं, स्कैन मुझे और तो एमआरआई मालूम क्या नहीं होता है? था। मैंने कल के और आज का लेक्चर, कल का तो थोड़ा सर के ऊपर से ही गया थोड़ा, मगर आज क्लियर हो गया सर। तो कल का बहुत जो लेक्चर अच्छा। होगा शनिवार का और क्लियर होगा। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि सीटी स्कैन में कैसा दिख रहा है, एमआरआई स्कैन में कैसे दिख रहा है, पेट स्कैन में कैसे दिख रहा है, तो कुछ ऐसे आइडिया है ना कि हाँ, पेट स्कैन ज्यादा अच्छा है, सीटी स्कैन में थोड़ा दिख रहा है, एमआरआई में थोड़े ऑर्गन्स दिख रहे हैं, और पेट स्कैन में और। तो यही चीज मैं बताना चाहता हूँ, यही चीज बताना है मुझे। वो पेट स्कैन के कॉस्ट भी बता दी तो भी चलेगा ना, हाँ, कॉस्ट भी। पेशेंट को रेफर हाँ हाँ करने। हाँ। क्या है, पेट स्कैन में एक एक आर्टरी को हम लोग देखते हैं, छोटी छोटी बारीक बारीक कैपिलरीज को भी देख सकते हैं, इतना हाई टेक्नोलॉजी का आ गया है। अब वही सीटी स्कैन है, उससे थोड़ा सा हमें पता चल रहा है सॉफ्ट ऑर्गन, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो आया, एक्सीडेंट हो गया, तो एमआरआई में बहुत टाइम लगता है, पेट स्कैन में बहुत टाइम लगता है, तो सीटी स्कैन से हमें आइडिया आ गया, हमने फिर वो सीटी स्कैन निकाल के फिर आगे जो ट्रीटमेंट करना है वो करके, जीवन रक्षण दवाइयां देके, आईसीयू में करके, बाद में सर्जरी करना है कि क्या करना है, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तब एमआरआई स्कैन कराते हैं। एमआरआई कभी भी आप लोग गए होंगे क्या, देखा होगा, वहां पे ढम 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 ऐसे आवाज आती है, बहुत शोरगुल्ला होता है वहां पे, जहाँ एमआरआई स्कैन होता है, और वहां पे सबको अलाउ नहीं करते हैं। उतना आवाज सुनने की ताकत भी होनी चाहिए, मतलब जो डॉक्टर कर रहे हैं, बहुत आवाज आती है वहां पे, वो मशीन, वो भी मैं आप लोग को कल दिखाऊंगा, तो और मजा आएगा आप लोग को। पेशेंट को भी बहुत तकलीफ होता है सर। मैं तो 2-3 बार करवाई हूँ। बहुत बहुत तकलीफ होती है सर इसमें। अगर पेशेंट जागा है तो तकलीफ होगा, या तो उनको सुला देते हैं या एनेस्थीसिया देके तब कराते हैं, बहुत आवाज आती है, ऐसा लगता है कि जी। पूरा, मतलब पूरा हिला दिया पूरा शरीर को, ब्रेन ब्रेन पूरा फट जाएगा बहुत आवाज आती सर। है। और पेट स्कैन में भी टाइम लगता है, क्योंकि ये सब जांच है, डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, इनके बारे में हम कल और जानकारी लेंगे, तो मजा आएगा। फिर ब्लड टेस्ट और क्या कराना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब मालूम होना चाहिए। हम केवल चूर्ण और त्रिफला चूर्ण, त्रिवितले हम ये देंगे, इससे नहीं होता है। पेशेंट हमारे पास आजकल रिपोर्ट्स लेके आते हैं, अगर हम वो पढ़ना ही नहीं आ रहा है तो वो बोलेगा आपको समझ आ रहा है क्या कि कैंसर कितना बढ़ गया है, क्या हो गया है, वही नहीं समझे, हम समझा ही नहीं पाएंगे कि हमको समझ आ रहा है कि नहीं, और केवल बोलेंगे वात पित्त कफ दोष धातु मल, ऐसे नहीं होता है। पेशेंट फिर सेटिस्फाइड नहीं होता है, हमें सब कुछ बताते हुए आना चाहिए। अब जैसे नर्व कंडक्शन टेस्ट है, तो नर्व का कंडक्शन हम लोग बोलेंगे ठीक है, वहां पे वात का प्रकोप है, बाध्य रहता है, टिंगलिंग है, नमनेस है, हम वायु की चिकित्सा करेंगे। लेकिन पेशेंट जब ये नर्व कंडक्शन टेस्ट करा के आ रहा है, हजारों लाखों रुपए खर्च करके आ रहा है, तो उनकी अपेक्षा ये होती है कि हमारी बात समझ आ रही है कि नहीं डॉक्टर को, है ना। ये जैसे नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट है, वो मशीन से करा के आ रहा है, तो जब पेशेंट हमारा इलाज करा के फिर से टेस्ट कराएगा, तो उसमें इंप्रूवमेंट है कि नहीं, नर्व कंडक्शन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वो टेस्ट करेगा, क्योंकि आज का इंसान पढ़ा लिखा है ना। तो ये सब हमें भी मालूम होना चाहिए और पेशेंट को बताते हुए भी आना चाहिए। ठीक है। अभी मैं मगर ये टेस्ट देख के हम हमारा निदान तो नहीं कर सकते ना सर। क्यों नहीं कर सकते, एनाटॉमिकली क्या डिफेक्ट है, हमें तो पता हाँ चलेगा ना कि लीवर, सेरोसिस ऑफ लीवर इतना ज्यादा हो गया है। हाँ। मैम, आप, हमें तो बहुत ज्यादा इसमें हेल्प मिल जाता है ना। हमारे लिए तो हाँ, बहुत ही अच्छा करेक्ट। है ये। हाँ, करेक्ट। ये और उनकी एलोपैथी बजाय ना हमें ज्यादा बेनिफिट होता है इन सब टेस्ट की वजह से। हम बहुत जल्दी डायग्नोस करके और औषधियों का
संधान कर पाते अभी हैं कोई व्यवस्थित। जैसे गाड़ी से गिर गया, उसका फ्रैक्चर हाँ है कि नहीं है, हम क्या दवाई देंगे? हम केवल लेप गोली लगाते रहेंगे, पेन किलर एकेटी देते रहेंगे? तो ऐसे नहीं होता है। नहीं अगर उसका एक्सरे में पता चल गया कि फ्रैक्चर है, हम आयुर्वेद की दवाई देंगे, लेकिन फ्रैक्चर तो पता चले कि है कि नहीं है। हाँ हाँ, हाँ इसलिए बराबर हर चीज को नॉलेज होना चाहिए हमको। हम आयुर्वेद ही करेंगे, लेकिन एनाटोमिकली क्या डिफेक्ट है? अब ब्रेन एट्रोफी है, उसकी वजह से चल नहीं पा रहा है, और हम भ्रम की दवाई दे रहे हैं। दीजिए, आप भ्रम की दवाई दीजिए, लेकिन मालूम तो हो कि एनाटोमिकली ब्रेन सूख रहा है उसका। हाँ तो बराबर वहां पे तर्पण करना है हमें, मतलब नस से देना है, घी खिलाना है। हमें जब वो चीजें मालूम होंगी तो हमारा एक विजन क्लियर होता है कि ये इलाज करना है। बराबर है ना? करेक्ट करेक्ट सर। हाँ जी। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अब हम लोग कब मिलेंगे? 9 बजे मिलेंगे, और ये टॉपिक पे कल और अच्छे से लेक्चर होगा, ताकि आप लोगों का और क्लियर हो विजन। ठीक है, तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं। थैंक यू।